दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विकास अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए थोड़ा सा जैव विकास के बारे में जान लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति जो है ये सबसे आधुनिक विचार है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपैरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य हैं कि जीवन यानी प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी वायरस के कणों के रूप में हुई, जो परपोषी और अवायवीय थे। दूसरा ये है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व काल युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण और बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरित शैवालों जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थीं और धीरे धीरे इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, जैव विकास की जो मूल परिकल्पना है वो परिवर्तन के साथ अवतरण है, यानी निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए युग्मों के सही कालबद्ध को चुने, कालक्रम को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन, ये आपका जैव विकास का सही क्रम है। दोस्तों आप जान लीजिए, जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल या जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक कालमान या जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई का एक काल होता है। ऐसे अनेक काल के साथ मिलकर एक युग या इपोच बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प या पीरियड का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प या एरा बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग या ईओन बनता है और ये सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग यानी ईओन, फिर महाकल्प, कल्प, युग और काल ऐसे प्रभाग हैं जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। युगों का जो सही कालक्रम है वो सबसे पुराना पेलियोसीन है, इसके बाद इयोसीन आता है, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, फिर प्लास्टोसीन और होलोसीन युग आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। ऑप्शन है आपके मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों आप जान लीजिए, प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है।
दूसरा है कि पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और तीसरा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो इसमें देखिए केवल और केवल कथन 1 और 3 सही हैं, कथन 2 आपका गलत है। तो 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला है कि भूपर्पटी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष में 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। तो पहला कथन आपका सही है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, क्योंकि वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तो कथन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कब। तो सही उत्तर है दोस्तों वर्तमान प्रमाण के आधार पर यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 अरब वर्ष पूर्व। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, करोड़, अरब, 10 अरब। तो अरब 2 अरब वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर जान लीजिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। प्रारंभ में जीव साधारण और एक कोश की यानी यूनिसेल्युलर थे। फिर बाद में बहुकोश की जीवों जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना। तो सही उत्तर है नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते भी होंगे डार्विन। दोस्तों डार्विन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जीव विकास का जो अध्ययन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप में किया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उपर्युक्त सभी पर। तो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। उन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो सही उत्तर डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। अगला प्रश्न है जैव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क। तो सही उत्तर लैमार्क ने।
दोस्तों जैव विकास या इवोल्यूशन परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जेन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है हक्सले, डार्विन, लैमार्क या ह्यूगो डी ब्रीज। तो सही उत्तर है ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थियरी को हालैंड के बोटेनिस्ट या पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक बार में होने वाली स्पष्ट और अस्थायी वंशानुगत बड़ी विभिन्नताओं या उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य इसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है और म्यूटेंट कहलाता है वो। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसमें कुछ सिद्धांत हैं और उनका उनके दिए गए सिद्धांतकारों या विचारकों से मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो आप जानते हैं ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना वीडल और टैटम के द्वारा। और दोस्तों ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनोड के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 4 3 1 2 यहाँ पर देखिए 4 3 1 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। तो सही उत्तर प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जैव विकास या इवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों और अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी या जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीनोटाइप्स या जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है कैसे? अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो सही उत्तर है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। दोस्तों फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं और वे अंग जिनका कम प्रयोग होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं और लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के आधार के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया था। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता। तो सही उत्तर है उत्परिवर्तन। दोस्तों वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण या लैंगिक जनन। तो सही उत्तर उत्परिवर्तन। दोस्तों कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार होती है और नई जीनों के विकास में ये प्रतिलिपियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्या? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नन मानुस, निएंडरथल मानुस या पेकिंग मानुस। तो सही उत्तर क्रोमैग्नन मानुस। दोस्तों क्रोमैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का
अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति या सब स्पीसीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नान का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था और इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो सही उत्तर क्या है? डेनिसोवन दोस्तों ये एक आदिमानव जाति या स्पीसीज के रूप में आता है। आप जान लीजिए, डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इसके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को विज्ञान के प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का ये जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है और डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आपको बताना है। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो सही उत्तर है आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स दोस्तों जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। ये सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी ये पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ये जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी था? तो आप जानते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का योजक कड़ी है। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं किसके? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का? तो सही उत्तर है हाथी का, ऑप्शन डी। मैमथ दोस्तों ये प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे क्या? ऑप्शन है सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया और मेसोजोइक सरीसृप। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप। दोस्तों डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय या मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष, जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का और क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, लेकिन अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने और पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, डायनासोर रहे थे किस युग में? तो सही उत्तर है मेसोजोइक युग में। दोस्तों डायनासोर पृथ्वी पर मेसोजोइक युग में रहे थे। अगला प्रश्न और जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए, ऑक्टोपस डॉल्फिन शार्क, पेंगोलिन कच्छपबाज, सैलामेंडर अजगर कंगारू या फिर मेढक केकड़ा झींगा। तो सही उत्तर है सैलामेंडर अजगर कंगारू। दोस्तों दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो सही विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवों के विकास का सही क्रम सैलामेंडर, अजगर और कंगारू है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान खंड के अंतर्गत जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण
प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।